हेलो फ्रेंड्स, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। आज है दोस्तों 3 सितंबर और आज हम 1 से लेकर 3 सितंबर तक का करंट अफेयर्स देखेंगे। दोस्तों एक बात आप फिर समझ लीजिएगा, जो अगस्त माह का करंट अफेयर्स था उसका पूरा मैं वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें सारे जो है अगस्त से संबंधित करंट अफेयर्स था जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, वो उसकी पूरी क्लास है। यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार आप जाकर उसे देख लीजिएगा, ठीक है। प्ले लिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों आज जो है 3 सितंबर है और 1 और 2 तारीख का जो करंट अफेयर्स था सितंबर का, वो भी मैं यहाँ आपके लिए लेकर आया हूँ। आज के इस क्लास में दोस्तों स्पेशली हमारा फोकस रहेगा पैरा ओलंपिक पर, क्योंकि दोस्तों पैरा ओलंपिक पर भारत ने बहुत अच्छा जो है स्कोर किया है। यहाँ पर लगभग 2 दिन ऐसे रहे, एक 30 अगस्त का और एक कल सोमवार का। 2 दिन में हमने लगभग 14 से 15 मेडल जो है यहाँ पर हासिल कर लिए। किन खिलाड़ी ने किस कैटेगरी में ये जो है पदक हासिल किए हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे प्रीवियस जो क्लास थी उसके भी क्वेश्चन हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में लगा लेंगे, ठीक है। तो ज्यादा ज्यादा हमारा समय जाया करें, हम हमारा सेशन जो है प्रारंभ करते हैं। चलो कहानी शुरू करते हैं दोस्तों हमारी आज की। ये है हमारे कुछ खिलाड़ी, हमारे पैरा ओलंपिक खेल के जो है ये सितारे हैं। और इन सितारों को एक बार यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, इन सब को आप जानते हो, इन सब ने जो है अपने अपने क्षेत्र में क्या है यह मेडल हासिल किए हैं और देश का नाम रोशन किया है। देखो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, ये जो आप इन सब के चेहरे को अच्छे से देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर एक एक स्टोरी यहाँ पर इनके आपको समझाऊंगा और आपको सारी चीजें समझ में भी आएगी। चलो कुछ पैरा ओलंपिक के जो हमारे खिलाड़ी हैं इनकी हम बात करते हैं, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है और कौन सी इनकी वेट कैटेगरी है, ठीक है। चलो कहानी समझते दोस्तों। हमारे पहले इस नाम से, ये नाम है हमारा अवनी लखेरा। अवनी लखेरा के नाम से हमारी कहानी शुरू करते हैं और फिर बात करेंगे आगे। देखो खेल कौन सा है दोस्तों, इनका शूटिंग है और इनका नाम क्या है, अवनी लखेरा। अब इवेंट कौन सा है, कौन से खेल में भाग लेते हैं, तो महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1। स्टैंडिंग SH1 क्या होती है दोस्तों, ऐसे खिलाड़ी जिनकी अपर बॉडी या तो काम नहीं कर रही है या है ही नहीं। अगर बॉडी या तो बॉडी के पार्ट्स है नहीं, हाथ है नहीं, या फिर उनकी जो लोअर बॉडी है वहां पर जैसे पाँव नहीं है, या है भी तो वो पूरी तरीके से एक्टिव नहीं है, तो ऐसे खिलाड़ी को हम SH1 की कैटेगरी में शामिल करते हैं। तो अवनी लखेरा की ये जो खेलने का जो इवेंट है दोस्तों, कौन सा स्पर्धा इनकी, महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1। और इन्होंने यहाँ पर क्या जीता है दोस्तों, स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर अवनी लखेरा है कौन, आप फोटो में देख लीजिए, ये है हमारी अवनी लखेरा, ठीक है। कौन है दोस्तों, अवनी लखेरा। थोड़ा सा अब इनके बारे में जानते हैं, चलो कहानी समझते हैं थोड़ी सी इनकी। देखना दोस्तों, सब प्लेयर जो है उनके मैं बेहतर तरीके से नाम के साथ समझाकर आपको सारी कहानी समझाऊंगा। फिर थोड़ा सा मैं पेरिस ओलंपिक का जो है, पेरिस पैरा ओलंपिक का इतिहास भी आपको बताऊंगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अवनी की, ठीक है। नाम है इनका अवनी लेखरा। देखो दोस्तों, जन्म हुआ था इनका 2001 में, कहां पर, जयपुर में। जयपुर कहां पर है, राजस्थान में, ठीक है। पहली बात तो आप ये याद रखो, क्योंकि राज्य से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा खिलाड़ी किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो बात करते हैं अवनी लेखरा की दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, शूटर है। कौन सी कैटेगरी में, 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्टैंडिंग प्रतिस्पर्धा जो होती है उसमें ये क्या करती है, सहभागिता करती है, ठीक है। चलो बात करते हैं कहां से है, जयपुर 2001। इनमें 2001 में इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है, ठीक है। दोस्तों इन्होंने दिलाया है भारत को 2024 के पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल। कौन सा दिलाया है, गोल्ड मेडल, ये भी याद रखना। और हाईएस्ट स्कोर इनका रहा है दोस्तों 249.7, ये इनका स्कोर है, ये भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलो फिर हम थोड़ा सा और पीछे आते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, पेरिस ओलंपिक 2024 की, कि इनने इसमें क्या किया है। अब बात करते हैं दोस्तों 2020 के टोक्यो ओलंपिक। अब टोक्यो ओलंपिक में अवनी का क्या रहा था स्कोर और क्या किया था इन्होंने वहां पर, देखिए दोस्तों। देखो इन्होंने वहां पर भी जीता था गोल्ड, ठीक है। और वहां पर भी इनका हाईएस्ट स्कोर था दोस्तों 249.6। और अभी हाल ही में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। और ओलंपिक, पैरा ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में इनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर बन गया है 249.7, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने टोक्यो में दोस्तों क्या जीता था, गोल्ड जीता था। और पेरिस ओलंपिक में भी इन्होंने क्या जीत लिया, जो गोल्ड जीत लिया। तो इस प्रकार अलग अलग ओलंपिक, पैरा ओलंपिक में
दो बार जो है गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन चुकी है? अवनी लेखरा। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में ही इन्होंने 50 मीटर की जो स्पर्धा थी शूटिंग की, उसमें भी इन्होंने क्या जीता था दोस्तों? इन्होंने वहां जीता था कांस्य पदक। इस प्रतिस्पर्धा में इन्होंने क्या जीत लिया था? कांस्य पदक। मतलब दोस्तों एक ही पैरा ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई थी? अवनी लेखरा। ये बात भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी कहानी आपको समझ में आई होगी कि इन्होंने दोस्तों दो अलग अलग ओलंपिक में गोल्ड जीते हैं व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, तो एक बड़ी उपलब्धि है और हमारे लिए भी इनको जानना क्या था दोस्तों यहाँ पर जरूरी था। और एक बार फिर इनका फोटो देख लीजिए, ये है अवनी लेखरा। ठीक है, कहानी समझ में आई। चलो फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे अगले बिंदु की। ये है, देखो अगला हमारा बिंदु यहाँ पर मोना अग्रवाल। क्या नाम लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर? मोना अग्रवाल। ये है मोना अग्रवाल और ये भी किससे संबंधित है दोस्तों? शूटिंग से संबंधित है। और यह भी महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में खेलती है और इन्होंने प्राप्त किया है यहाँ पर कांस्य पदक। ठीक है, थोड़ी सी कहानी और समझना यहाँ पर दोस्तों मोना अग्रवाल की। देखो ये है दोस्तों मोना अग्रवाल। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर फिर किसके बारे में फिर से बता दूंगा दोस्तों, यहाँ पर मोना अग्रवाल के बारे में। मोना अग्रवाल को आपने देख लिया है। अब इनके बारे में मैं जो जानकारी दूंगा वो आप यहाँ पर क्या कर लीजिएगा दोस्तों, समझ लीजिएगा। बहुत अच्छी बात है और आपके लिए एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों मोना अग्रवाल की। मोना अग्रवाल जो है यह भी किससे कहां से है दोस्तों? यह भी राजस्थान के जयपुर से। ये भी राजस्थान के जयपुर से और यह भी 10 मीटर एयर राइफल में क्या करती है? प्रतिस्पर्धा में भाग लेती है। ठीक है, ये सारी बात तो मैंने आपको बता दी है SH1 कैटेगरी में। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी कहानी समझना दोस्तों। इनके पांव भी जो है प्रॉपर काम नहीं करते हैं, पोलियो से ग्रसित है ये। इसके साथ साथ 37 वर्षीय इस खिलाड़ी के दो बच्चे भी हैं दोस्तों। एक 5 वर्ष का बच्चा है, एक 3 वर्ष की बच्ची है। इतनी सारी सामाजिक चुनौतियां होने के बावजूद इन्होंने यहाँ पर ये मेडल हासिल किया है। और यहाँ पर इन्होंने कौन सा मेडल हासिल किया है दोस्तों? ब्रॉन्ज मेडल। तो ये आपको याद रखना है। और ब्रॉन्ज मेडल भी इन्होंने इनका स्कोर क्या है? 228.7। 228.7 स्कोर के साथ मोना अग्रवाल ने जो क्या जीता है दोस्तों? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये भी बात आपको यहाँ पर क्या करनी है? याद रखनी है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे दो प्लेयर्स के बारे में हमने देख लिया। फिर बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले प्लेयर की। देखो अगला नाम क्या है दोस्तों यहाँ पर हमारा? प्रीतिपाल। क्या नाम है? प्रीतिपाल। दोस्तों प्रीतिपाल जो है इन्होंने एथलेटिक्स मतलब दोस्तों ट्रेकिंग में, रनिंग में इन्होंने भारत को क्या दिलाया है? मेडल दिलाया है। प्रतिस्पर्धा देखो कौन सी है? महिलाओं की 10 मीटर T35 स्पर्धा। कौन सी दोस्तों? T35 स्पर्धा। और इसमें इन्होंने क्या जीता है? यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। कहानी थोड़ी सी समझना। ऐसा पहली बार हुआ है कि ट्रेकिंग के खेल में भारत से किसी एथलेटिक्स ने क्या जीता है दोस्तों? मेडल जीता है। तो ऐसा करने वाली भारत की क्या बन गई है? पहली महिला खिलाड़ी। इसके साथ साथ दोस्तों यही नहीं, इन्होंने 200 मीटर की प्रतिस्पर्धा में भी क्या है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देखो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं, ये है, ये भी प्रीतिपाल। यहाँ पर इनके बारे में बताया मैंने, ये एथलेटिक्स और ये महिलाओं की 200 मीटर की T35 की स्पर्धा में भी इन्होंने क्या जीत लिया? यहाँ पर कांस्य पदक जीत लिया है। तो ओवरऑल इन्होंने कितने दोस्तों? 2 पदक जीत लिए हैं। ये बात करते हैं हम कहां पर? हमारी प्रीतिपाल की। देखो ये है प्रीतिपाल, आप अच्छे से इनको देख लीजिए दोस्तों। ये है प्रीतिपाल। इन्होंने 100 मीटर की जो प्रतिस्पर्धा थी रनिंग की, T35 जो स्पर्धा है उसमें, और 200 मीटर की भी जो स्पर्धा है उसमें भी इन्होंने क्या जीता है? ब्रॉन्ज। दोनों जगह क्या जीता है? ब्रॉन्ज। और एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली यह भी भारत की दूसरी खिलाड़ी बन गई है। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर याद रखना। और स्पर्धा की बात करूं दोस्तों, ट्रेकिंग की बात करूं, तो ट्रेकिंग में पहली बार भारत के किसी खिलाड़ी ने क्या जीता है? मेडल जीता है। और ये ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन चुकी है। ठीक है, आगे आपको पूरी कहानी समझ में आएगी दोस्तों। चलो फिर बात करते हैं हमारे तीसरे प्लेयर की, जिनका नाम है दोस्तों मनीष नरवाल। क्या नाम है इनका? मनीष नरवाल। ये नाम आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों। और यहाँ पर इन्होंने किसमें ये मेडल जीता है दोस्तों? शूटिंग। ठीक है, शूटिंग में इन्होंने क्या जीता है? शूटिंग में मनीष नरवाल ने जीता है दोस्तों यहाँ पर सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है।
और प्रतिस्पर्धा देखो पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 कैटेगरी, किसमें दोस्तों, SH1 कैटेगरी में इन्होंने क्या जीता है, मनीष नरवाल ने यहाँ पर ये जो है रजत पदक जीता है। मनीष नरवाल कौन है, एक बार देख लीजिए दोस्तों, ये हमारे टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये है मनीष नरवाल, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या जीता है दोस्तों, रजत पदक जीता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। 10 मीटर एयर पिस्टल जो है इनकी प्रतिस्पर्धा है, ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है, चलो अगला हमारा नाम है दोस्तों यहाँ पर रूबीना फ्रांसिस। देखो थोड़ी सी बात समझना, इन दोनों नाम को मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, यहाँ पर आप समझ पाओ कि जो मनीष नरवाल है दोस्तों, इनकी खेल प्रतिस्पर्धा क्या थी, पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 कैटेगरी, और यहाँ पर रूबीना फ्रांसिस जो है इनकी भी शूटिंग ही है प्रतिस्पर्धा, और यहाँ पर इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1। दोस्तों एयर पिस्टल याद रखना, ये एयर राइफल है और ये एयर पिस्टल है, इन दोनों नामों में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जो रूबीना फ्रांसिस है, इन्होंने दोस्तों क्या जीता है, यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक, कांस्य पदक, कौन सी, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 कैटेगरी में। ठीक है, देखो ये बात समझना आप रूबीना की, और ये फोटो देख लो ताकि आपको यहाँ पर ये भी याद रहे कि रूबीना फ्रांसिस कौन है। ये है दोस्तों रूबीना फ्रांसिस। ठीक है, ये नाम भी आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा, ताकि एग्जाम में यदि इस प्रकार से आपके सामने प्रश्न बने तो आपको चीजें क्या रहे दोस्तों, याद रहे। ठीक है, आगे बात करते दोस्तों निषाद कुमार की। प्रीतिपाल के बारे में मैंने बता दिया है, इन्होंने 100 व 200 दोनों प्रतिस्पर्धा T35 की थी, उनमें दोनों जगह क्या जीत लिया है, ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। बात करते हैं दोस्तों निषाद कुमार की। निषाद कुमार जो है ये है दोस्तों मूल रूप से एथलेटिक्स, और इन्होंने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में भाग लिया था। पुरुषों की जो हाई जंप है, ऊंची कूद है, उसमें इन्होंने भाग लिया था, ये बात आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इन्होंने मेडल कौन सा जीता है, रजत पदक। कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है, ये याद रखना। इससे पहले निषाद ने दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो हुए थे, उसमें भी क्या जीता था, रजत पदक जीता था, इसी प्रतिस्पर्धा में हाई जंप की 47 में, T47 में। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए निषाद कौन है, ताकि आपको निषाद को देखकर भी थोड़ी बहुत चीजें याद रहे। ठीक है, ये है हमारे निषाद, ये है। ठीक है, ये है, और आप इनका नाम भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं हमारे अगले नाम की। अगला नाम है हमारा दोस्तों योगेश कथुपी। योगेश कथुनिया जो है, इन्होंने, ये भी एथलेटिक्स है दोस्तों, और इन्होंने पुरुषों की पुरुष डिस्कस थ्रो जो है F56 में भाग लिया था, ये याद रखना। इन्होंने अपना सर्वोच्च दिया है यहाँ पर, और सर्वोच्च कितना है दोस्तों, 42.22 मीटर। ठीक है, इतना इनका स्कोर रहा है, इतनी दूरी पर इन्होंने क्या है, इसको फेंका है, गोला फेंका है। ठीक है, इनको मेडल कौन सा मिला है दोस्तों, रजत पदक मिला है। किसको, नाम याद रखना, योगेश कथुनिया। ठीक है, कौन से मेडल से, रजत पुरस्कार मिला है इनको, रजत मेडल। चलो अब बात करते हैं इनके फोटो की, तो यहाँ पर आप इनको एक बार देख लीजिए, ताकि आपको ये भी क्या रहे दोस्तों, याद रहे। ये है योगेश। ठीक है, ये नाम आप याद रख लीजिए। ठीक है, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। फिर बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले मेडल की। हमारा अगला मेडल किसे प्राप्त हुआ है, तो ये है हमारे नीतीश कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों। नीतीश कुमार ने भारत को जो है दूसरा क्या दिला दिया है, गोल्ड दिला दिया है। ये बैडमिंटन से संबंधित है, और पुरुष एकल SL3 प्रतिस्पर्धा में इन्होंने भाग लिया था, और यहाँ पर इन्होंने भारत को दूसरा गोल्ड दिला दिया है। ये बात याद रखना, किसके संदर्भ में दोस्तों, नीतीश कुमार के। और नीतीश कुमार है कौन, ये देख लीजिए यहाँ पर, ये है हमारे नीतीश कुमार। ये रहा, यहाँ पर फोटो है, ये रहा दोस्तों नीतीश कुमार। ये है फोटो इनका, नीतीश कुमार, और इन्होंने भारत को क्या दिलाया है दोस्तों, गोल्ड मेडल दिला दिया है। किस खेल में, बैडमिंटन में। ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ में आई होगी। फिर आगे बात करते दोस्तों हमारे अगले प्लेयर की। ये नाम याद रखना दोस्तों, थुलासी माथी। क्या नाम है दोस्तों, थुलासी माथी मुरुगेसन। तमिलनाडु की यह खिलाड़ी है, और यह खिलाड़ी है दोस्तों बैडमिंटन की। ठीक है, स्पर्धा है इनकी महिला एकल SU5, और इन्होंने जीता है दोस्तों यहाँ पर सिल्वर मेडल। याद रखना, थुलासी माथी मुरुगेसन। और इन्होंने बैडमिंटन में रजत पदक जीता है। एक ही हाथ से ये क्या करती दोस्तों, खेलती है। इनके एक हाथ में प्रॉब्लम है थोड़ी, ये है हमारी मुरुगेसन। ठीक है, तमिलनाडु से है ये,
और इन्होंने क्या जीत लिया है दोस्तों, सिल्वर मेडल जीता है। एक हाथ से ही खेलते हैं, बहुत गजब खेलते हैं, एक बार यूट्यूब पर इनका वीडियो देखना, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो बात करते हैं दोस्तों थोड़ी सी और आगे। अब हमारा अगला मेडल जो है दोस्तों वो किसे मिला है यहाँ पर, मनीषा रामदास। मनीषा रामदास भी बैडमिंटन की खिलाड़ी है और यह महिला एकल SU5 की ही खिलाड़ी है। और इन्होंने यहाँ पर कौन सा मेडल जीता है दोस्तों, कांस्य पदक जीता है। फोटो एक बार देख लीजिए इनका, ये है हमारी मनीषा। ठीक है, इन्होंने क्या जीता है दोस्तों, कांस्य पदक जीता है। किसमें जीता है, बैडमिंटन में जीता है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों हमारे सुहास यथिराज की। सुहास यथिराज जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है और पुरुषों की एकल स्पर्धा SL4 से भाग लिया था इन्होंने। और इन्होंने क्या मेडल जीता है दोस्तों, रजत पदक। याद रखना सुहास यथिराज ने कौन सा मेडल जीता है दोस्तों, रजत। एग्जाम में पूछा जाता है यह किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ पर ये खेल याद रखना दोस्तों, ये बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, एक बार इनका फोटो देख लीजिए, ये चश्मा पहनते हैं। ठीक है, आपको ये थोड़ा याद रहेगा इनके बारे में भी। ये है, यहाँ इस फोटो में इन्होंने चश्मा नहीं पहना है, लेकिन ये चश्मा अमूमन पहनते हैं। ठीक है, याद रखना सुहास यथिराज। ठीक है, अगला नाम है दोस्तों हमारा, अगला नाम हमारा क्या है, राकेश कुमार और शीतल देवी। ये नाम याद रखना दोस्तों, राकेश कुमार और शीतल देवी। इन्होंने आर्चरी में इन्होंने भारत को कांस्य पदक दिलाया है। और ये मिश्रित टीम है, कंपाउंड ओपन प्रतिस्पर्धा में खेलते हैं। दोनों साथ मिलकर जो है ये क्या करते हैं, अपना सर्वोच्च स्कोर देते हैं और इसी आधार पर जो है इनको क्या है, मेडल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इन्होंने कौन सा दोस्तों कांस्य पदक जीता है। कौन है, राकेश कुमार और शीतल देवी। एक बार आप ये भी देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से सब समझ में आ जाए। देखो इतनी ज्यादा यहाँ पर देखो कैसे किस प्रकार से निशाना लगा रहे हैं यहाँ पर ये शीतल देवी जी। बहुत मुश्किल है दोस्तों, लेकिन फिर भी हमारे इस देश के महारथियों ने क्या है, हमें मेडल दिलाया है। इनको सच में नमन करने की बात आती है मन में। ठीक है, चलो अब फिर ये हमारे राकेश कुमार है। राकेश कुमार जी जो है इन्होंने भी जो है शीतल देवी जी के साथ मिलकर क्या है, यह ब्रॉन्ज मेडल जो जीता है, कांस्य पदक जीता है। किसमें दोस्तों, आर्चरी में। ठीक है, एक इंपोर्टेंट नाम याद रखना दोस्तों, सुमित अंतिल। बहुत इंपोर्टेंट नाम है सुमित अंतिल। यहाँ पर इन्होंने एथलेटिक्स में इनकी स्पर्धा है पुरुषों की जेवलिन थ्रो F64 जेवलिन थ्रो से संबंधित है ये हमारे सुमित अंतिल। और इन्होंने जीता है दोस्तों स्वर्ण पदक। क्या जीता है, स्वर्ण पदक। और स्वर्ण पदक भी इन्होंने सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ जीता है दोस्तों। 70.59 मीटर इन्होंने क्या है, अपना जेवलिन थ्रो जो है फेंका है। कितना दोस्तों, 70.59, ये याद रखना आपको। और दोस्तों इससे पहले इन्होंने टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था हमारा, टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने भारत को क्या दिलाया था, गोल्ड दिलाया था। मतलब इन्होंने अपने गोल्ड को इस बार भी बचा के रखा है। लगातार 2 ओलंपिक में यह भी जो है गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के खिलाड़ी बन चुके हैं। ठीक है, ये याद भी आप नाम याद रखिएगा, सुमित अंतिल। ठीक है दोस्तों, इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, एक बार सुमित को भी आप देख लीजिए, ये है भाला फेंकते हुए, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये है सुमित अंतिल। कौन है दोस्तों, सुमित अंतिल। ये नाम भी आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। यहाँ पर इन्होंने भी जो है लगातार दूसरे पैरा ओलंपिक में क्या जीत लिया, यहाँ पर गोल्ड जीत लिया है। ठीक है, कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। फिर बात करते हैं हमारे अगले खिलाड़ी की, जिनका नाम है नित्या श्रीनिवास। नित्या श्री सिवान जो है यह तमिलनाडु की खिलाड़ी है दोस्तों। और इन्होंने बैडमिंटन में जो है महिलाओं की एकल स्पर्धा SH6 में जो है क्या जीता है दोस्तों, यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। और यहाँ पर आप इनको देख लीजिए, ये है तमिलनाडु की खिलाड़ी। और ये यहाँ पर इसको देख लो, ये है, इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे कितने खिलाड़ी है दोस्तों जिन्होंने भारत में अभी तक जो है पैरा ओलंपिक के इतिहास में मेडल जीत लिए हैं। तो ऐसे इस प्रकार हमारे पास 15 मेडल हो चुके हैं दोस्तों। ये पदक तालिका जो है अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, ये सिर्फ 3 सितंबर तक का मैं करंट अफेयर्स आपको बता रहा हूँ। जब पैरा ओलंपिक का समापन हो जाएगा 8 सितंबर के दिन, तब हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे पैरा ओलंपिक के लिए, जिसमें भारत का स्कोर क्या रहा, कितने खिलाड़ी रहे, कहाँ कहाँ जो है भारत ने मेडल जीता है, कौन कौन से मेडल जीते हैं, ये सारी बातें तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी क्या है दोस्तों, ये सारी बातें जो करंट में है, जो आपके लिए जरूरी है, एक बार देख लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप पूरा पैरा ओलंपिक भी पढ़ो तो आपको एक ऐसी समझ बन जाए कि यार इसने ये जीता था, इसने ये जीता था, आपको पहले से पता हो। मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है दोस्तों, ये आज का ये पूरा विषय लाने का, ताकि एक बार आप इनको अच्छे से देख लो, ताकि आगे के जो मेडल्स हैं उन मेडल्स में भी जब आप एक साथ सब सारी चीजें पढ़ो तो आपको ऐसा ना लगे कि यार ये सब कंफ्यूजन हो। आप एक दो बार इनके नाम सुन लोगे, इनकी प्रतिस्पर्धा देख लोगे, इनके मेडल देख लोगे, तो आपका काम हो जाएगा। एग्जाम में इतना ही पूछेगा दोस्तों, कौन से खेल से संबंधित है,
कितना इनका स्कोर रहा, कौन सा मेडल इनने जीता है, किस राज्य से संबंधित है। तो ये बातें मैं आपके लिए लेकर जरूर आऊंगा एक बार फुल वीडियो में। लेकिन अभी क्या है दोस्तों, जितनी बातें आपको जाननी चाहिए उतनी मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि किस्तों में धीरे 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 अगर आप पढ़ोगे तो बाद में एक साथ आपको बड़ा सा एक अलग टॉपिक ना लगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने सारे बिंदु तो देख लिए किसके, पैरा ओलंपिक के, लेकिन मैं थोड़ा सा इतिहास भी आपको बताऊंगा पैरा ओलंपिक का, ठीक है। अगर मैं दोस्तों पैरा ओलंपिक का इतिहास बताने आपको आऊंगा तो आपको सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार में। कहां पर? फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार में। दोस्तों फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार में जब लोग जो है, सिपाही जो है, वो क्या हुए थे दोस्तों, जख्मी हुए, किसी ने अपना हाथ खोया, किसी ने अपने पांव खोए, है ना, किसी ने, सब ने अपने अपने ऑर्गन्स वहां पर जो है खोए थे, क्षति हुई थी, जनहानि भी हुई थी बहुत सारी, और वहां पर धन हानि भी हुई थी, ये भी आप जानते हो। लेकिन दोस्तों उसी समय एक व्यक्ति था जिसका नाम याद रखना मैं हमेशा आपसे बोलता हूं दोस्तों, लुथविल। क्या नाम है इनका? लुथविल गुटमैन। ये नाम कभी मत भूलना दोस्तों। इसी व्यक्ति के माध्यम से आज हम पेरिस पैरा ओलंपिक को इस विकसित रूप में देख पा रहे हैं दोस्तों। व्हील चेयर के नाम से शुरू हुए इन खेलों को तो सबसे पहले जो है शुरुआत करने वाला व्यक्ति यही था दोस्तों। असल में ये थे कहाँ के? जर्मनी के। लेकिन यह जो है ब्रिटेन में क्या करते थे, सेवा देते थे, और मूल रूप से न्यूरोलॉजिस्ट थे, ये डॉक्टरी का काम करते थे। लेकिन दोस्तों जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय लोग जख्मी हुए तो उनका इन्होंने क्या किया, इलाज किया। लेकिन उसी समय इनके मन में एक भावना आई कि क्यों ना इन लोगों के लिए भी कुछ ऐसी प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाए जिससे इनका जीवन इनको रोचक लगे। इसी बात को ध्यान में रखकर इन्होंने सबसे पहले जो है इन खेलों का प्रारंभ किया। और जब प्रारंभ किया था ना दोस्तों, उस समय इन खेलों का नाम था स्टोक मैंडविल। स्टोक मैंडविल नाम से पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों का प्रारंभ होता है। ये नाम याद रखना, पेरिस पैरा ओलंपिक, सॉरी पेरिस नहीं, पैरा ओलंपिक खेलों को जो है दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? स्टोक मैंडविल, ठीक है। कहानी इतनी समझ में आई, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप जानते हो दोस्तों 1894 में, कब दोस्तों? 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का क्या होता है? गठन होता है। और यह कमेटी क्या करती है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है ओलंपिक खेलों को क्या है, संचालित करती है, उनका जो है आयोजन करती है दोस्तों। ना 1896 से ओलंपिक खेलों का शुरुआत हुआ, आप जानते हो, तब से ये क्रम चलता रहा। 1960 तक जब पहुंचे हम, कब तक पहुंचे दोस्तों? 1960। 1960 में आपको पता होगा उस समय कौन से ओलंपिक हुए थे? तो उस समय हुए थे दोस्तों रोम ओलंपिक। और इन्हीं रोम ओलंपिक में जो है यहाँ पर जो स्टोक मैंडविल नाम से हमारे पैरा ओलंपिक खेल शुरू किए जाते थे, उनको एक नाम दिया गया और उन खेलों का नाम हुआ दोस्तों ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक। क्या हुआ? ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक। और यहां से इन खेलों का क्या हो गया? प्रारंभ हुआ। कौन से? ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब से हुआ? 1960 से। थोड़ा सा और आगे बढ़े दोस्तों तो 1976 तक पहुंचते पहुंचते फिर जो है स्वीडन में जो खेलों का आयोजन हुआ था, इन खेलों के आयोजन के साथ ही यहाँ पर शीतकालीन, कौन से दोस्तों? शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का प्रारंभ होना शुरू हो गया था, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना कि ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक की शुरुआत कब और शीतकालीन पैरा ओलंपिक की शुरुआत कब, ठीक है। इतनी सी कहानी आपको यहाँ पर क्या करनी थी दोस्तों? याद रखनी थी, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यदि हम और आगे बढ़े तो हम आएंगे यहाँ पर पेरिस पैरा ओलंपिक में, ठीक है, जो अभी हाल ही में चल रहा है, पेरिस पैरा ओलंपिक। और ये कब हो रहे हैं दोस्तों? 2024, ठीक है। अब यहाँ पर इनका शुभंकर याद रखना दोस्तों, फ्रीज। फ्रीज याद रखना, इसका शुभंकर है। थोड़ा सा समझना, यहाँ पर पेरिस पैरा ओलंपिक पहली बार ऐसे पैरा ओलंपिक हो रहे हैं दोस्तों जो स्टेडियम में ना होकर बाहर जो है इनकी ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, ठीक है, पेरिस पैरा ओलंपिक में भी। अब इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर 3 नए देश जो है इस बार प्रतिस्पर्धा में शामिल हो रहे हैं। 22 देश जो है शामिल हो रहे हैं, जिसमें 3 नए देश है। इन 3 नए देशों को याद रखना, एक नाम है कोसावो, एक नाम है दोस्तों इरिट्रिया, और एक नाम है दोस्तों किरीबाती। ये 3 नाम याद रखना। ये 3 देश जो है पहली बार जो है इन खेलों में प्रतिस्पर्धा दे रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ भारत की भी मैं बात करूं तो भारत ने भी अपने यहाँ दोस्तों 3 नए खेलों का क्या है, ऐड किया है। इसमें भारत में पहली बार जो पेरिस
पैरा ओलंपिक में भारत में 3 नए खेलों को ऐड किया गया है भारत ने। और वो ऐड कौन से किए दोस्तों, तो समझना यहाँ पर। एक है दोस्तों ब्लाइंड लूडो जूडो, ब्लाइंड जूडो, ठीक है। एक है दोस्तों साइकिलिंग, पैरा साइकिलिंग। एक सेकेंड, ये समझना दोस्तों कौन कौन से खेल है, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर पहला है कौन सा, ब्लाइंड जूडो। और ब्लाइंड जूडो के बाद में करूंगा दोस्तों पैरा साइकिलिंग, और एक और नाम है दोस्तों पैरा रोइंग। ये 3 खेल भी जो है भारत ने पहली बार इन पेरिस पैरा ओलंपिक में इन खेलों के लिए भारत ने भी अपनी सहभागिता दी है। तो ये कुछ बिंदु है जो आपको यहाँ पर दोस्तों याद रखने हैं। और भारत के कौन कौन से मेडल जो है हमने अभी हाल ही में जीते हैं, ये सारे मेडल मैंने अभी आपको बता दिए। बस आपको क्या है दोस्तों, थोड़ी सी कहानी याद रखनी है, ताकि जब मैं पूरा वीडियो लेकर आऊंगा पेरिस पैरा ओलंपिक का, तो वहां आपको कोई सी भी चीज नई ना लगे, ठीक है। फिर दोस्तों बात करते हैं हमारा अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर वी सतीश कुमार ने आईओसीएल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार संभाला। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला यहाँ पर दोस्तों, वी सतीश कुमार ने, ठीक है। यह भारत की कौन सी दोस्तों तेल शोधन कंपनी है, एक राष्ट्रीय स्तर की, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1959 में, ठीक है। महारत्न कंपनी का दर्जा इसे है, ये भी आप जानते हो, और न्यू दिल्ली में यह स्थापित की गई थी, ठीक है। इसकी कहानी आपको पता ही है। और ये तेल शोधन का काम करती है, राष्ट्रीय स्तर की हमारी महारत्न कंपनी कौन सी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके अतिरिक्त प्रभार के रूप में किसे अध्यक्ष चुना गया है यहाँ पर, श्री सतीश कुमार जी को, ठीक है। ये है सतीश कुमार जी, ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से याद रख लीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों, मणिपुर विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सहयोग से 30 अगस्त 2024 को मणिपुर विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय भारत में मानव अधिकारों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। कहां पर, मणिपुर विश्वविद्यालय। दोस्तों थोड़ी सी मानवता को लेकर या मानव के अधिकारों को लेकर मणिपुर में अभी कुछ दिनों से क्या चल रही है, बहुत मारामारी चल रही है, आप जानते हो। ऐसी स्थिति में यहाँ पर मणिपुर विश्वविद्यालय ने किसके सहयोग से दोस्तों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सहयोग से 2 दिवसीय एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रारंभ किया है, जो 30 अगस्त से चलेगा, ठीक है। अब मेरी बात समझना दोस्तों, मणिपुर में अभी जनता जो है क्या है, अपने मानव के अधिकारों को भूल चुकी है, और जो व्यक्ति है, जो मानव है, उनके अधिकारों का लगातार वहां पर क्या किया जा रहा है, हनन किया जा रहा है और शोषण किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, वह संविधान के मूल अधिकारों को, मूल कर्तव्य को, लोगों को इस बात से अवेयर करे, इसी बात को ध्यान में रखकर यहाँ 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है ये बात, आप अच्छे से इसमें याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ कहानी थोड़ी सी क्या चल रही है, अभी गर्मा गर्मी चल रही है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। आगामी हॉकी महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 11 से 20 नवंबर तक राजगीर में आयोजित की जाएगी। दोस्तों राजगीर कहां पर है, बिहार में। और बिहार में जो है यह आगामी हॉकी महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी की शुरुआत होगी। कहां पर, कब से कब तक दोस्तों, 11 से 20 नवंबर तक। कौन से क्रमांक की रहेगी, ये भी याद रख लीजिए, 8वें क्रमांक की, ठीक है। 8वें क्रमांक की यह रहेगी। पहली बार जो है 2010 में जो है इन खेलों का आयोजन हुआ था। इससे पहले 7वें क्रमांक की कहां पर थी, 7वें क्रमांक की जो हुई थी दोस्तों झारखंड में। और झारखंड में भी कहां पर दोस्तों, रांची। ये नाम भी आप यहाँ पर याद रखना, ये 7वें क्रम की है और ये 8वें क्रम की जो है हमारी महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है होने वाली है, ठीक है। कहां पर, राजगीर। राजगीर कहाँ है, बिहार में, ठीक है। अगली बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चंस की। जो पिछली क्लास के हमारे क्वेश्चंस थे उनको यहाँ पर हम अच्छे से क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्लस आज जो चर्चा करी थी उन विषय पर भी मैं यहाँ पर आपके लिए प्रश्न लेकर आया हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने 30 अगस्त 2024, ये डेट यहाँ पर दोस्तों क्या है, अब काट दीजिएगा यहाँ पर। अब आप कब तक जान सकते हैं, 2 से 3 सितंबर तक, ठीक है। 3 सितंबर तक भारत ने कितने मेडल हासिल कर लिए दोस्तों, तो यहाँ पर 15 मेडल जो है हमने अभी तक जो है हासिल कर लिए। सारे मेडल्स के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। हाल ही में किसने विस्तारा एयर इंडिया में विलय के लिए मंजूरी दे दी है। दोस्तों एयर इंडिया जो है, अब इसमें जो है विस्तारा जो है क्या है, शामिल होने वाला है, क्योंकि विस्तारा केवल 11 नवंबर तक जो है अपनी उड़ान अपने नाम से भरेगा। इसके बाद 12 नवंबर 2024 से दोस्तों क्या है, यह जो है एयर इंडिया में शामिल कर ली जाएगी, ठीक है। फिर एयर इंडिया के नाम से अपनी उड़ानें भरेगी। तो हाल ही में सिंगापुर एयरलाइंस ने जो है इस पर जो है दोस्तों क्या है,
यहाँ पर विलय के लिए मंजूरी मिल गई है। किसको? सिंगापुर एयरलाइंस को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। लगभग 25% तक अपने शेयर यहाँ पर क्या करेगा, डालेगा। ठीक है, ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर वाधवन बंदरगाह का उद्घाटन किया है। आधुनिक तकनीकी से यूज रहेगा हमारा कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर वाधवन बंदरगाह, जो कहां पर है, महाराष्ट्र में है दोस्तों। महाराष्ट्र में इसको बनाया जा रहा है, पूरा डिजिटल और पूरा वैसे बनाया जाएगा जिसकी सारी जो है हाल ही में जितनी आवश्यकता पड़ रही है, जितने भी बंदरगाह होते हैं उनमें लगभग 76,000 करोड़ की यहाँ पर जो है यह प्रोजेक्ट है, जिसमें मछुआरों को, जो मत्स्य पालन से संबंधित व्यक्ति, उनके लिए योजनाओं को भी प्लान किया जाएगा। और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर ये अभी लाया गया है। ठीक है, चलो बात करते हैं दोस्तों, भारतीय नौसेना जहाज तबर ने स्पेनिश नौसेना जहाज अटालाया। अटालाया किसका जहाज है दोस्तों? स्पेनिश का, स्पेन का। और हमारा कौन सा जहाज है दोस्तों? नौसेना का तबर। इन दोनों ने कहां पर समुद्री साझेदारी का अभ्यास किया है? तो इन्होंने भूमध्य सागर पर यह अभ्यास किया है। दोस्तों आप जानते हो ये यहाँ पर आ गया अफ्रीका, और यहाँ से यूरोप का जो थोड़ा थोड़ा क्षेत्र जो है मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये है भूमध्य सागर। ठीक है, ये बात आप जानते हो, भूमध्य सागर। यहाँ पुर्तगाल है और यहाँ पर है दोस्तों स्पेन, और ये स्पेन यहाँ पर इधर इधर आ जाएगा भूमध्य सागर। और यहाँ है दोस्तों ये अटलांटिक महासागर जो है ये यहाँ पर, इसकी स्थिति यहाँ पर है। तो अभी जो है भारत का जो है नौसैनिक जहाज तबर और यहाँ पर स्पेनिश नौसेना जहाज जो है अटलाया, ये दोनों जो है भूमध्य सागर में क्या करेंगे, अपने यहाँ पर समुद्री साझेदारी अभ्यास करेंगे। कहाँ पर? भूमध्य सागर पर। ये कहानी भी आपको यहाँ पर अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2024 को संबोधन किया है। दोस्तों मुंबई में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का संबोधन किया गया है। इसमें 800 से अधिक जो है यहाँ पर ऑपरेटर्स जो आएंगे और यहाँ पर अपनी बातें जो है रखेंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल जो है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है रोजगार, उद्यमी और इन चीज़ों को बढ़ाया जा सकेगा। इसी बात को ध्यान में रखकर यहाँ पर मुंबई में इसका संबोधन और इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, हाल ही में प्रोजेक्ट नमन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? दोस्तों प्रोजेक्ट नमन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यह भारतीय सेना का कॉन्सेप्ट है। दोस्तों आप जानते हो भारतीय सेना में नौसेना, ठीक है, थल सेना, नभ सेना सारी आते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार सैनिक जो है वो तो सेवा देते हैं, लेकिन उनके परिजन जो है पेंशन को लेकर बहुत परेशान होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रोजेक्ट नमन क्या करेगा दोस्तों, उन परिजनों को या जो भी उनसे संबंधित व्यक्ति है उनको यहाँ पर योजनाओं से संबंधित, पेंशन से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा, जिससे उनको बार बार कार्यालय के आसपास चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये कहानी समझना किसकी दोस्तों, यहाँ पर ये भारतीय नौसेना की। प्रोजेक्ट कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर प्रोजेक्ट नमन। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में पर्यटन के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? मलेशिया के साथ भारत ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर किया। आप जानते हो दोस्तों मलेशिया हमारे लिए पर्यटन का बहुत अच्छा क्या है दोस्तों, क्षेत्र है। ठीक है, लगभग आपने पिछली बार भी देखा होगा 2 लाख से अधिक जो है यहाँ पर लोग आए हैं पर्यटन के रूप में, पर्यटक के रूप में। और इसी प्रकार इस समझौते से हमारे बीच में और जो है पर्यटन को लेके सुधार हो और हमारे बीच में समन्वय बढ़े पर्यटन को लेके, इसी बात को ध्यान में रखकर यहाँ पर इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, चलो ये कहानी है दोस्तों हमारे 1 से लेकर 3 सितंबर तक के करंट अफेयर्स की। ठीक है, यदि आपने, फिर मैं एक बार आपको कहना चाहूंगा, पूरे अगस्त का करंट अफेयर्स नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिएगा। मैंने वो सारे सब्जेक्ट, जो सारे टॉपिक वहां पर मैं लेके आया हूँ जो आपकी एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों हर रोज हमारी क्लास रहती है करंट अफेयर्स की। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिएगा, और दोस्तों जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।